टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 तक कर लिया था। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद पेज नंबर 4। इट सेज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। अभी तक हमने बात की थी कि मैटर क्या है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो मैटर है वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है वो सारे ऑब्जर्व कीजिए। What are its different states? किस किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं? We can see that matter around us exists in 3 different states. 3 different states में matter जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है, that is solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ऐसा क्यों होता है कि matter different states में एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन शो होती है। यानी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। अब उसमें क्या होती है, हमारी वेरिएशन होती है कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं या कुछ मूव ही नहीं करते। सिमिलरली किसी के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होती है, किसी के पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होती है। सो दैट्स हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर गोज़। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी 1.9 में दे रखा है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। एक पेन लेना है आपने, बुक लेनी है, निडल लेना है और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक लेनी है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। आपको सबका स्केच बनाना है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या जो भी आपने चीज़ें बनाई हैं, जो भी आर्टिकल्स थे, क्या उनकी कुछ डेफिनेट शेप है, क्या उसकी कुछ बाउंड्रीज है, क्या उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है? इन सब का आंसर है येस। व्हाट इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा अगर हम उनको हैमरिंग करें या फिर खींचें या फिर गिरा दें? आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जो हमने चीज़ें ली हैं, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकती हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? इसका आंसर क्या है? इन दोनों का आंसर क्या है? नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना ही ये सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकती हैं और ना ही हम सारी इन चीज़ों को कंप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है कि वो कंप्रेस हो जाएं या एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएं। All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume. हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स थे। क्यों? क्योंकि इनमें डेफिनेट शेप है, कुछ बाउंड्री है डिस्टिंक्ट और फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेस वो नहीं होते। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी कि सॉलिड्स जो हैं अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं इवन दो बाहर से कोई फोर्स लगता है तब भी। अगर ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो सॉलिड्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। यानी कि अगर फिजिकल नेचर की बात करेंगे सॉलिड की, तो फिजिकल नेचर कैसा है कि सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी निकल के आ रही हैं सॉलिड की। कैन यू प्लीज़ लिस्ट दोज प्रॉपर्टीज़ आउट? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डेफिनेट शेप होती है। दूसरी क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तीसरी क्या है कि कंप्रेसिबल नहीं होते। फोर्थ क्या है कि रिजिड होते हैं। फिफ्थ क्या है कि डिफ्यूज नहीं होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कंसिडर द फॉलोइंग। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? All the above are solids. ये सारी चीज़ें जो हैं solids हैं। Questions क्या पूछे हैं? उन्होंने पूछे कि क्या रबर बैंड सॉलिड है? क्योंकि जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तब तो वो शेप चेंज करता है। सिमिलरली सॉल्ट और शुगर क्या सॉलिड हैं? क्योंकि जब भी हम उसको किसी भी जार में डाल दें वो उसी की शेप ले लेता है। और अगर हम स्पंज की बात करें, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये तो सॉलिड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कंप्रेस हो रहा है? इन सब का आंसर यहाँ पे आपको नीचे रीजंस के साथ दे रखा है।
That is, a rubber band changes shape under force and regains the same shape. रबर बैंड तब शेप चेंज करता है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है, और जैसे ही वो फोर्स हटा दिया जाता है उसका वापस से वो अपना शेप रीगेन कर लेता है. When the force is removed, जब फोर्स हटाया जाता है. If excessive force is applied, it breaks. अगर कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा दो तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है. दूसरा, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन्स फिक्स्ड. यानी कि अगर हम चीनी को देखें, चीनी की क्यूब्स देखेंगे तो ऐसी छोटी सी होती है, रहती शेप यही है शुगर की, लेकिन आप बहुत सारे शुगर को किसी जार में डाल दो तो वो उस चीज़ का शेप लेता है, शुगर नहीं लेती है. तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार. Third, a sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. स्पंज क्या होता है? स्पंज में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होती है. जब आप उसको प्रेस करने की कोशिश करते हो तो वो क्या हो जाता है, एयर जो है वो बाहर आ जाती है और हम उसको ईजीली कंप्रेस कर पाते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है आपका द लिक्विड स्टेट. द लिक्विड स्टेट में क्या है, ये आपका दूसरा स्टेट है. दैट इज़ एक्टिविटी 1.10. कलेक्ट द फॉलोइंग. आपने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है. दैट इज़ वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक. कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 milliliter mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. और कुछ कंटेनर्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, उसमें 50 मिलीलीटर का आपको मार्क लगा देना है. What will happen if these liquids are spilled on the floor? अगर ये लिक्विड्स फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा? They will flow, है ना, वो फ्लो हो जाएंगे. Measure 50 milliliter of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं एक्टिविटी में कि आपने कुछ चीज़ें ली, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सारा लिया और आपने डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में रखा. अगर आपने गिराया तो क्या हुआ? जब आपने उन दोनों को मिक्स किया, किसी दो लिक्विड्स को, तो उसका वॉल्यूम सेम रहा या नहीं? शेप चेंज हुई लिक्विड की कि नहीं, या फ्लो हुआ या नहीं? वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. हमने ये ऑब्जर्व किया कि लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम है. कैसे फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे, अगर आप ग्लास में डाल रहे हो तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, बॉटल में डाल रहे हो बॉटल की शेप ले लेगा, जिस भी कंटेनर में आप उसको डाल रहे हो लिक्विड को वो उसकी शेप ले लेगा, बट उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहेगी. अगर आपने 50 मिलीलीटर वाटर लिया है तो वो 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर ही रहेगा, चाहे आप उसको एक कंटेनर में डालो या उसको दूसरे कंटेनर में डालो. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. तो यहाँ पे हमको और प्रॉपर्टीज मिलती जा रही है किसकी? लिक्विड स्टेट की. सबसे पहली क्या है कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. फिक्स्ड शेप इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जिस भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेता है. दूसरा कि लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो करते हैं और शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं होते लाइक सॉलिड्स, एंड दे आर फ्लूइड्स. उनको आप फ्लूइड्स बोल सकते हो क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्टिविटी 1.4 एंड एक्टिविटी 1.5, जहाँ पे हमने देखा था कि सॉलिड्स और लिक्विड्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो सकते हैं. गैसेस जो हैं वो वाटर के साथ भी डिफ्यूज़ हो सकती है और खुद आपस में भी डिफ्यूज़ हो सकती है. ये कौन सी गैसेस हैं जो डिफ्यूज़ होती हैं? दीज आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर. अब ये जो गैसेस हैं वो वाटर के साथ जब डिफ्यूज़ होती हैं, दैट इज़ हाउ एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं. ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है, तभी एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. ये तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सर्वाइवल के लिए.
द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस कैसे लेते हैं, वो इसलिए ले पाते हैं क्योंकि वाटर में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी की मदद से वो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कर पाते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids, यानी कि liquids में solids भी diffuse हो सकते हैं, liquids भी diffuse हो सकते हैं और gases भी diffuse होते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अंदर वो intermix हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज, अब क्या होता है, डिफ्यूजन का रेट भी होता है कि कौन कितनी जल्दी, कौन कितना ज़्यादा डिफ्यूज होगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स क्या हैं, डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, लिक्विड्स डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसलिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हायर देन द सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब ऐसा क्यों है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ नहीं करते और लिक्विड के कर लेते हैं? बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं और इंटरमिक्स हो पाते हैं। बट सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस नहीं होती है, दैट इज़ वाई वो इंटरमिक्स नहीं कर पाते। थर्ड वी हैव इज़ द गैशियस स्टेट। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपका क्या आता है, कंपैरिजन आता है। सो फॉर द कंपैरिजन यू कैन वॉच द अदर वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, वहाँ पे बहुत अच्छे से सॉलिड, लिक्विड और गैस की बेसिस के साथ वहाँ पे मैंने कंपैरिजन शो की हुई है एंड आई विल लिंक द वीडियो हियर कहीं पे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। नाउ गैशियस स्टेट में क्या है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? कभी देखा है कि बलून सेलर जो है वो बहुत सारे बलून्स जो है वो फिल कर रहा है एक गैस सिलेंडर से। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर? एक सिलेंडर से वो कितने बलून्स जो है वो फिल कर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। नाउ यू हैव एक्टिविटी 1.11 that is on page number 5. Here you have to take 300 milliliter syringes and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. यहाँ पे आपने syringe लेनी है, ठीक है। Remove the pistons from all the syringes, leaving one syringe untouched. Fill water in the second and pieces of chalk in the third. आपको क्या करना है, तीन जो syringes ली है, एक आपको ऐसे ही रहने देनी है, दूसरे में पानी डालना है और तीसरी में पीसेज ऑफ चॉक डालने हैं। यानी कि एक में ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, यानी कि गैस पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है, एयर पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है, दूसरे में आपका लिक्विड है एंड थर्ड में आप क्या डालोगे, कुछ भी सॉलिड डालोगे। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग them into the syringes for their smooth movement. आपने क्या करना है कि वापस से अब इसमें पिस्टन डाल देना है। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब आपको क्या करना है, ये पुश करना है। तो अगर यहाँ पे तो गैस है, यानी कि जो अनटच्ड वाली सिरिंज है वो क्या हो जाएगी, वो पूरी नीचे तक पुश हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने रबर कॉर्क डाल रखा है तो पुश नहीं हो पाएगी। जब आप यहाँ पे रबर कॉर्क डालोगे तो जब आप पुश करोगे तो आपको बहुत जान लगेगी, लेकिन वो नीचे तक नहीं आ पाएगी। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? किस केस में easily push हो जाएगी? अगर यहाँ पे रबर कॉर्क नहीं होगी और यहाँ पे गैस होगा, ठीक है ना। अगर वाटर होगा तो वाटर, अगर ये कॉर्क खोल दोगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और सॉलिड वाले में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि सॉलिड्स जो है वो कंप्रेस होते ही नहीं है। What do you infer from your observations? We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हमें क्या पता चलता है कि gases जो है वो बहुत ज़्यादा compressible है अगर हम solids और liquids से compare करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के जो particles हैं वो और उनके बीच में और ज़्यादा स्पेस होती है, तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसमें कैपेसिटी है कंप्रेस होने की। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG होता है, cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supply to the hospitals and cylinders is compressed gas. जो ये LPG है या जो ऑक्सीजन सप्लाई जो हॉस्पिटल्स में होता है, ये सारे क्या हैं, ये compressed gas है। compressed natural gas यानी कि CNG is used as fuel these days in vehicles. तो जब हम गैस को compress करते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके पार्टिकल्स जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, जब हम उसको compress करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से क्लोज हो जाते हैं।
Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. क्योंकि गैस जो है वो easily compress हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गैस को हम small cylinder में compress करके भर सकते हैं और easily हम उसको transport भी कर सकते हैं. We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. जब हम किचन में नहीं भी जाते तो भी हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है. क्यों? क्योंकि हमें उसकी खुशबू आ जाती है. द पार्टिकल्स, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, हमें कैसे पहुंच जाती है ये? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन. अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये सारा टॉपिक समझा दिया है, तो मैंने उसमें भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके किचन में कुछ खाना बन रहा है तो आपको दूर तक कैसे खुशबू आ जाती है? क्योंकि जो अरोमा ऑफ द फूड पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूज़ हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, दे रीच अस एंड इवन फार्दर अवे. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. यानी कि अगर आपके सामने ठंडा खाना रख दे और गर्म खाना रख दे तो किसकी ज़्यादा जल्दी आएगी खुशबू? गर्म खाने की ज़्यादा जल्दी खुशबू आएगी. ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है, पार्टिकल्स और ज़्यादा जल्दी मूव करने लग जाते हैं. तो जब गरम गरम खाना होता है तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जाके फटाफट इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं. तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? नाउ अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन उसको सॉलिड्स और लिक्विड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका है? गैस का है. और सबसे कम किसका है? सॉलिड का है. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और पार्टिकल्स जो है हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसमें डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. जो gaseous state के particles है वो randomly कहीं पे भी move करते हैं high speed में. इसी random movement की वजह से ही जो particles हैं एक दूसरे को hit करते हैं और जिस भी container में भी रखा होता है उस container की walls को भी hit करते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by a gas particles पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब जो ये गैस जो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग. नाउ इन फिगर 1.5 आपको सॉलिड दे रखा है. सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है. जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो सबसे कम होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर है, यानी कि इनमें स्पेस है बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स. और अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स में और ज़्यादा स्पेस है एज यू कैन सी, बिकॉज इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें सबसे ज़्यादा कम है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पेज नंबर 6. पेज नंबर 6 में आपको यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं. Question number 1 says the mass per unit volume of a substance is called density. Density की आपको definition दे रखी है कि mass per unit volume जो होता है वो आपका density होता है. Mass upon volume is your density. अब आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. कि सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे कम डेंसिटी, फिर ज़्यादा डेंसिटी, फिर उससे ज़्यादा डेंसिटी. नाउ व्हाट इज़ डेंसिटी? कि जिस भी चीज़ का मास ज़्यादा और वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी. अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी. तो देख लेते हैं. एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. तो अगर मुझे इसको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में रखना होगा तो सबसे पहले मेरा एयर यानी कि गैस वाली चीज़ें आएंगी, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड्स. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेज tabulate the differences in the characteristics of states of matter. For this question, go and watch my other video.
क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। यानी कि जो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको इन बेसिस पे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है या कमेंट करना है। रिजिडिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड्स की रिजिडिटी सबसे ज़्यादा है, गैस की सबसे कम है। कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज़्यादा है, सॉलिड की सबसे कम है। लिक्विड का आप लोग खुद कंपेयर करके लिख सकते हो। फ्लूइडिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, गैस की सबसे ज़्यादा है, सॉलिड की सबसे कम है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ये सब भी इसी तरीके से होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल ऑफ द कंटेनर पर क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई गैस जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसको कंप्लीटली फिल कर देता है, वो कंप्लीटली उसमें स्प्रेड आउट हो जाता है। बी सेज अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है और पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली हाई स्पीड में मूव करते हैं, इसलिए कंटेनर की वॉल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सी सेज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड कहना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि वुडन टेबल के जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, कंप्रेस नहीं हो सकते, डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। यानी कि आप सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हैं। Next says we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. ऐसा क्यों है कि जब हम एयर में अपना हैंड मूव करते हैं तो इजीली मूव कर पाते हैं, बट अगर हमें यही वुडन ब्लॉक के बीच में से अगर हमें अपना हैंड मूव करना है तो हमें उसके लिए कराटे एक्सपर्ट चाहिए, बिकॉज एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। दैट इज़ वाई हम ईजिली अपना हैंड मूव कर पाते हैं, बट वुडन के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती, इसलिए हमें उसमें कोई पर्टिकुलर टेक्निक चाहिए होती है, इसलिए हमें उसमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। Fourth question says liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. So this question I am giving you as a homework. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। होप आपको यहाँ तक चैप्टर जो है समझ आया होगा। टू गेट द ब्रीफ समरी ऑफ दिस यू कैन वॉच द अदर वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट। उसमें सब चीज़ें ये यहाँ तक की आपको दे रखी हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।